नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 6 नागरिकता 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 सिटीजनशिप सिटीजनशिप सिटीजनशिप। और इसी सिटीजनशिप का आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आपने 1, 2, 3 तो बड़े अच्छे से देख लिया होगा। उनको देख लिया तो चलिए आ जाइए, आज हम 4 में क्या पढ़ने वाले हैं। 4 में आज हम कवर करेंगे बॉक्सेस को। बेटा हम यहाँ पे 3 बॉक्स कवर करेंगे। पहले जो 2 बॉक्स है वो नागरिकता, समानता और अधिकारों की बात करते हैं, और दूसरा जो है वो मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, जो कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन जो चलाते हैं वो। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के हमारे टॉपिक है नागरिकता, समानता और अधिकार। अभी तक आपने जो मेन टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं मेन टॉपिक से थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और लास्ट वाले में जो आपने पढ़ा था, समान अधिकारों की बात करी थी, इक्वल राइट्स की जो बात करी थी, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर और भी लिंक होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे नागरिकता, समानता और अधिकार, यहाँ पे देखिए हम 2 बॉक्स पढ़ रहे हैं। एक बॉक्स में तो जो पहला बॉक्स जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इंडिया का है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए क्या फैसला सुनाता है वो है। और दूसरा नागरिकता, समानता और अधिकार को लेकर करके टी.एस. मार्शल होते हैं, टी.एस. मार्शल, वो कुछ थ्योरी देते हैं, वो अपन को पढ़नी है। वो दूसरा वाले बॉक्स में है, तो वो अभी आगे हेडिंग पर आ जाएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम, पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मुंबई में जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, अब देखिए लास्ट लेक्चर में आपने समझा है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं वो अपरिहार्य और उपयोगी कार्य अमीर लोगों के लिए करते हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका भी ये लोग निभाते हैं, ठीक है। तो झोपड़पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों के लिए आवाज जो उठाई वो किसने उठाई? समाजकर्मी ओल्गा टेलिस ने उठाई। किसने उठाई? ओल्गा टेलिस ने उठाई। और अब आप संविधान वाली किताब में बड़े ही अच्छे से पढ़ चुके हैं जनहित याचिका के बारे में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जनहित याचिका, या इसको इंग्लिश में PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब देखो, जनरली क्या होता है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो मेरे साथ गलत हुआ है उसके लिए जिन लोगों ने गलत करा है उनको दंडित करा जाए और मेरी रक्षा करी जाए। ये सीधा सा फॉर्मूला है कि जिनके साथ गलत हुआ है वो जाकर करके कोर्ट से दरख्वास्त करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। परंतु जनहित याचिका क्या कहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका प्रभाव जनता पर पड़ता है, समाज, सोसाइटी पर पड़ता है, तो जनहित, जनता के हित के लिए कोई भी व्यक्ति जनता के बिहाफ पर क्या कर सकता है? याचिका लगा सकता है, केस दायर कर सकता है। तो जनहित याचिका मतलब जनता के भले के लिए कोई भी व्यक्ति जनता के आधार पर आकर करके कह सकता है कि साहब जनता के साथ गलत हो रहा है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे। तो जनहित याचिका लगाई, किसने लगाई? ओल्गा टेलिस ने लगाई। और ओल्गा टेलिस ने केस किस पर करा? बंबई नगर निगम पर करा। किस पे करा? बंबई नगर निगम पे करा। क्योंकि देखिए झोपड़पट्टियां को हटाने का काम है, उनको वहां से दूर करने का काम ये सारा नगर निगम का होता है। तो ओल्गा टेलिस ने नगर निगम पे केस करा है। क्यों? क्योंकि ये झोपड़पट्टियों को हटा रहे थे, और ओल्गा टेलिस का ये कहना है कि ये लोगों की अगर झोपड़पट्टियां हटा दी जाएगी यहां से तो इनकी आजीविका प्रभावित होगी, क्योंकि ये कहाँ रह रहे हैं? जहां से ये अपने काम पर पास हो वहां जा सके। अब इनको दूर भेज दिया जाएगा तो इनकी आजीविका पर भी फर्क पड़ेगा। तो फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है उसको अपन सुनेंगे। ये है ओल्गा टेलिस जी, और ओल्गा टेलिस समाजकर्मी है, समाज के लिए काम करने वाली व्यक्ति है, और जिन्होंने जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई। केस किस पर दायर करा है? बंबई नगर निगम पे करा है। और कब करा है? 1985 में करा है। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टी में रहने के अधिकार का दावा किया गया था। अब याचिका में क्या कहा गया कि कार्यस्थल जहां पर वो लोग काम करते हैं उसके निकट, उसके पास में रहने की कोई वैकल्पिक जगह नहीं है। मतलब वो जहां पर भी, जिन भी मकानों में या जहीं पे कहीं पे काम करते हैं तो उनके आसपास रहने की उनके पास कोई सुविधा नहीं है। इसलिए क्या है, उनको फुटपाथ और झोपड़पट्टियों में रहने का अधिकार है।
क्योंकि भैया फुटपाथ पे झोपड़पट्टी में क्यों रह रहे हैं वो? क्योंकि उनके पास रहने के लिए बेहतर मकान नहीं है, रहने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं है, और जहां वो काम करते हैं उन काम करने वाले स्थानों के आसपास में कोई बेहतर स्थान नहीं है, बेहतर जगह नहीं है, इसलिए उनको अपना जीवन फुटपाथ और झोपड़पट्टियों पर रहने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। तो यहाँ ओल्गा टेलिस जी कहती है कि चाहे नगर निगम हो और चाहे कोई भी हो, वो उनको फुटपाथ और झोपड़पट्टियों से भी ना हटाए, क्योंकि अगर वो वहां से भी हट जाएंगे तो फिर वो जाएंगे कहां? तो ये अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। अगर यहाँ रहने वालों को हटने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी, और अगर अब यहाँ पे फुटपाथ में झोपड़पट्टियों में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको वहां से हटाने के लिए बोला गया तो मतलब उनकी जो आजीविका है, जो उनका लाइवलीहुड है, जिससे उनकी लाइफ चल रही है, मतलब जो वो काम धंधा कर रहे हैं उस काम से उनको आय प्राप्त हो रही है और उनसे उसका जीवन चल रहा है, तो अगर उनको यहां से हटाने के लिए बोला गया कि भाई आप हट जाइए, तो उनकी आजीविका भी गंवानी पड़ेगी, और मतलब उनका जो आय का स्रोत है, सोर्स ऑफ जो इनकम है बेटा, वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब आय खत्म हो जाएगी तो जीवन स्तर पहले ही खराब है, और भी जीवन स्तर क्या हो जाएगा? खराब होता ही जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 का मतलब है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है हमें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। देखिए, अब केस क्या करा गया था कि भाई इनको फुटपाथ झोपड़पट्टियों में रहने दिया जाए, क्योंकि अगर इनको यहां से हटाया जाता है, कोई वैकल्पिक स्थान इन लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, तो पहली बात तो इनका रहने की समस्या आएगी, और दूसरी बात इनकी आजीविका भी चली जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत का संविधान का आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, और जीवन जीने के अधिकार में यह भी है कि आजीविका का अधिकार, मतलब राइट टू लाइवलीहुड, आपको आय का साधन प्राप्त होना चाहिए, आप वो पा सके, आप वो काम कर सके। तो ये जो आजीविका का अधिकार है आर्टिकल 21 में शामिल है भारत के संविधान में। ये बात सुप्रीम कोर्ट की कहनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को वैध दखल करना हो तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ये जो फुटपाथ वासी है, जो फुटपाथ पर रहते हैं, अगर उनको बेदखल करना है, उनको अगर वहां से हटाना है, तो सबसे पहले क्या है? उनको आश्रय के लिए, मतलब उनको रहने के लिए, उनको क्या है? वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। मतलब उनको रहने के लिए कोई दूसरा स्थान, दूसरी जगह देनी होगी जहां से वो रह सके, अपना काम धंधा कर सके, निकट में ही कोई स्थान हो जहां वो रह जाए और अपना काम धंधा करे, उनकी आजीविका पे भी प्रभाव ना पड़े और उनका जीवन स्तर और बेहतर हो, ऐसा काम सरकार चाहे नगर निगम करे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो ओल्गा टेलिस जी के इस समाजकर्मी कार्य से, जनहित याचिका से क्या सामने आता है? मामला ये सामने आता है कि जो फुटपाथ पे रह रहे जो लोग हैं, उनका भी जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी आजीविका मिली है, और उस आजीविका का और बेहतर बनाने का काम सरकार करे। अब हम बात करेंगे नागरिकता, समानता और अधिकार। वो जो बात करी वो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक था कि झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग हैं, शहर के शरीफ से जो गरीब निर्धन वर्ग है, उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया था। अब उसी से रिगार्डिंग जो केस था ओल्गा टेलिस जी का, वो केस मैंने आप लोगों को बताया। अब हम नागरिकता, समानता और अधिकार की बात करते हैं, जो टी.एस. मार्शल का दिया हुआ है। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है, इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। देखिए, नागरिकता जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी अवधारणा नहीं है। कानूनी अवधारणा का मतलब क्या है कि एक प्रकार से लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि नागरिक किसी देश का होना ये लीगलिटी, ये वैधता का प्रदान है, प्रूफ है। आज मैं भारत का नागरिक हूं, इसका मतलब क्या है? लीगली ये प्रूफ है कि मैं भारत का नागरिक हूं, इंडियन सिटीजन हूं मैं। तो यहां पर ये बात कही जा रही है कि नागरिकता सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी अवधारणा नहीं है, ये इससे भी बढ़कर करके ये समानता और अधिकारों के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। नागरिकता एक कानूनी अवधारणा तो है ही कि साहब हमें लीगलिटी, यहाँ पे लीगली हो गए हम कि हाँ साहब हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के सदस्य हैं, परंतु इसके साथ समानता और अधिकारों के जो व्यापक उद्देश्य हैं उनके साथ घनिष्ठ संबंध है। मतलब नागरिकता मिलना, इसके साथ समानता भी मिले और उनको अधिकार भी मिले। इस संबंध का सर्वसम्मत सूत्रीकरण अंग्रेजी शास्त्री टी.एच. मार्शल ने, जो 1893 से 1981 तक रहे हैं, उन्होंने किया है। तो अब ये वाला जो संबंध है कि कानूनी अवधारणा तो है, उसके साथ समानता और अधिकार के साथ भी उसका संबंध है, इसका पूरा सही से जो डेराइव करा है वो किसने करा है? टी.एच. मार्शल ने करा है। किसने करा? टी.एच. मार्शल ने करा है, जो कि 1893 से 1981 तक रहे। ये हैं टी.एच. मार्शल। अपनी पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग 1950 में
मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। अब अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी टीएच मार्शल ने, किस नाम से, नागरिकता और सामाजिक वर्ग, ठीक है, सिटीजनशिप और सोशल क्लास जो है, नागरिकता और सामाजिक वर्ग के नाम से उन्होंने किताब लिखी 1950 में। उसमें मार्शल बताते हैं कि नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्य को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित है। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जब किसी को नागरिकता दी जा रही है किसी समुदाय की, इसका मतलब क्या है, पूर्ण सदस्यों को प्रतिष्ठा दी जा रही है, एक रेपुटेशन जो होती है ना वो है, सभी सदस्यों को एक प्रतिष्ठा, एक रेपुटेशन जो वाली बात है वो यहां पर रखी है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर्भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। मतलब अब जब हमने सबको सदस्य बना लिया है, उसमें सबको वो प्रतिष्ठा, सबको वो रेपुटेशन दी है, तो उसमें जो अधिकार है उसके भी सबके सब भागीदार है कि वो अधिकार सबको मिले, और जो कर्तव्य है वो कर्तव्य भी सबकी ड्यूटी है कि भैया वो कर्तव्य पूरे निभाए जाए। अधिकारों का हम अगर उपयोग कर रहे हैं, अगर अधिकारों का हम फायदा उठा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम कर्तव्यों को भी पूर्ण रूप से निभाएं। तो यहां पर टीएच मार्शल ये कहते हैं कि जो नागरिक है, जो सिटीजनशिप है, ये लीगल तो है ही, कानूनी अवधारणा तो है ही, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, पर इसके साथ समानता और अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है। और इसमें क्या है कि सभी को अपने अधिकार भी उसको पूरे मिलने चाहिए और उसको अपने कर्तव्य जो है, अपनी जो ड्यूटीज है, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। अधिकारों का भी पूरा प्रयोग करे और कर्तव्य है उनको भी पूरी ईमानदारी से निभाए। नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना समानता की है। इसमें दो बातें अंतर्निहित है। पहली कि प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य की गुणवत्ता बढ़े, और दूसरी कि उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। अब जो नागरिकता की जो मार्शल ने ये पूरी थ्योरी दी है, ठीक है, इस थ्योरी में उनकी जो मूल संकल्पना है वो समानता है। मतलब जो उनका मेन जो पॉइंट है वो इक्वलिटी का है, ये समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। इसमें दो बातें अंतर्निहित है, जो इन्होंने पूरी बातें लिखी है उसमें दो मेन बातें हैं अंतर्निहित, उसमें समाई हुई है। पहली तो क्या कि प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े, मतलब जो अधिकार दिए हुए हैं और जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उनकी क्वालिटी बढ़े। मतलब क्या है कि सबको जो अधिकार मिले हैं, जो कर्तव्य मिले हैं, वो दिन पर दिन बेहतर से बेहतर होते जाए, ठीक है, और इंप्रूवमेंट हो, और अच्छे हो, और अच्छे अधिकार उनको मिलते जाए, और कर्तव्य भी उतने ही अच्छे उनके होने चाहिए। तो इनकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। पहली बात तो क्वालिटी बढ़ाने की बात बोली है, और दूसरी बात क्वांटिटी बढ़ाने की भी बात बोली है। क्वालिटी कैसे है कि भाई आज अगर किसी को कोई अधिकार मिल रहा है, उस अधिकार से और भी बेहतर अधिकार होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि भाई 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा पाने का, मुफ्त में शिक्षा पाने का अधिकार है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। परंतु हम 5 साल 10 साल बाद ये सोचें कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड्स लग जाएंगे और हो जाएंगे, साफ सफाई बिल्कुल बहुत बेहतर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये अधिकार की क्वालिटी सुधर गई ना। पहले ये तो मेंशन तो कर दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को सबको पढ़ना है, पर अब 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ना तो वो बात तो ठीक है, पर उसको पढ़ने के लिए जो स्कूल है वो ठीक नहीं है, वहाँ सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं है। जैसे अब मैं आपको देखो अधिकारों के उसमें और एक बात बताता हूँ। जैसे सरकारों ने क्या करा कि स्वास्थ्य भी हमारा एक अधिकार है जीवन जीने के अधिकार में, तो उसमें सरकारों ने बोला कि आप प्राइवेटों में ट्रीटमेंट करा लीजिए, उसका पेमेंट सरकार कर देगी। तो ये क्या है, जो अधिकार मिला हुआ है उसमें इंप्रूवमेंट है। सरकार में तो करा ही सकते हो आप, उसके साथ साथ प्राइवेट में करो, जहां आपकी मर्जी हो, जहां से आपको संतुष्टि वहां करो। तो ये क्या, अधिकारों की गुणवत्ता सुधरी है, क्वालिटी जो है वो सुधरी है। अब क्वांटिटी सुधारने की बात बोली, मतलब क्या है कि जो अधिकार जितनों को मिल रहे हैं उससे ज्यादा संख्या में सभी को मिलने चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को अधिकार मिले, सबको अधिकारों का फायदा मिलना चाहिए। तो क्वालिटी भी बढ़ाने की बात टीएच मार्शल करते हैं और क्वांटिटी बढ़ाने की भी बात टीएच मार्शल करते हैं। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। तो अब मार्शल जो है नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के अधिकार है? नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है और सामाजिक अधिकार। 3 प्रकार के अधिकार है जिनको मार्शल नागरिकता का हिस्सा मानते हैं, या नागरिकता के अंतर्गत जब वो लिखते हैं, जब उसको चर्चा करते हैं। ये जैसे एक तस्वीर आपको दिखाई गई सिटीजनशिप की है, ठीक है, नागरिकता की मोहर लगाई जा रही है कि आप यहाँ के नागरिक हैं। नागरिक अधिकार, देखो अब 3 अधिकारों की बात करिए, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, ठीक है। तो सिविल जो राइट्स है वो है, सोशल राइट्स है वो है, और पॉलिटिकल राइट्स है वो है। तो नागरिक अधिकार क्या है? व्यक्ति के जीवन, आजादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। अब नागरिक अधिकारों का अर्थ क्या है कि व्यक्ति का जो जीवन है उसकी रक्षा करें। व्यक्ति के जीवन मतलब उसको सुरक्षा प्रदान हो, उसको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो, उसकी आज़ादी मतलब उसकी जो स्वतंत्रता है। देखो अब आप
बहुत अच्छे से समझिए, 3 प्रकार के जो अधिकारों की बात यहां पे कर रहे हैं, एक नागरिक है, एक सामाजिक है और एक राजनीतिक है। 3 प्रकार के अधिकार यहां पर हैं। नागरिक अधिकारों में क्या बात हो रही है? एक व्यक्तिगत की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल की बात है कि इंडिविजुअल की जो जीवन है वो सुरक्षित होना चाहिए, एक इंडिविजुअल की जो आजादी है वो बनी रहनी चाहिए, एक इंडिविजुअल के पास जो जायदाद है, जो धन दौलत है, उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि हाँ वो कोई भी ले लिया, किसी ने भी उसके चुरा लिया, ये नहीं होना चाहिए। जायदाद की भी हिफाजत होनी चाहिए। नागरिक अधिकारों में जब हम बात कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत की, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सामाजिक अधिकारों में हम क्या कहते हैं? समाज की बात करते हैं, हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे अब हम कहें कि भैया अस्पृश्यता का अंत, तो अस्पृश्यता जिन समाजों के साथ हुई है वो अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्जित है, मना है, तो ये महिला जो समाज है, पूरी सोसाइटी, उसके लिए। तो वहां हम व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, जब नागरिक अधिकार कह रहे हैं, जब पूरे समाज को, सोसाइटी को हम दे रहे हैं, वो क्या है? सामाजिक अधिकार है। और राजनीतिक अधिकार क्या है? इन दोनों को राजनीति में, मतलब शासन को प्रभावित करने का अधिकार, शासन को प्रभावित करने का अधिकार। कि जो सरकार कर रही है उसमें इनकी भागीदारी होनी चाहिए। सरकार कैसे चुन करके जाए, सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इन सब में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो नागरिक अधिकार में टी.एच. मार्शल कहते हैं कि जीवन, आजादी और जायदाद की हिफाजत होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन की हिफाजत हो, उसकी जायदाद की हिफाजत हो, और उसकी आजादी जो है वो आजादी भी उसकी बनी रहनी चाहिए। राजनीतिक अधिकार क्या कहते हैं? व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनने की शक्ति प्रदान करते हैं। और राजनीतिक अधिकार क्या है? व्यक्ति को शासन की जो प्रक्रिया है, जो हमारा पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो पूरा प्रोसेस है, उसमें सहभागी बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब उसमें भागीदार बनाने का काम करते हैं। अब आपने कक्षा 10 में सत्ता की साझेदारी पढ़ा होगा। जनता आंदोलनों के द्वारा, अलग अलग वर्ग अपना सरकार में प्रतिनिधित्व के द्वारा सहभागी बनती। इसके अलावा हम मतदान के द्वारा हमारे सहभागी हैं। अब राजनीतिक अधिकारों में क्या क्या आ जाता है? राजनीतिक अधिकारों में वोट देने का अधिकार। मेरे प्यारे बच्चों, वोट देने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, सच में वोट देने का अधिकार, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे यार छोड़ना, क्या होता है, कौन सा देश बदल ही जाएगा मेरे वोट देने से। अरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप इस पार्टी को दो, उसको मत दो, इसको दो, उसको मत दो। आपको नोटा भी दबाना है, नोटा भी दबाया हो, पर वोट देने हमें जरूर जाना चाहिए। जब भी आप 18 साल के हो जाओ और आपको अवसर मिले, सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड बनाओ और जो भी चुनाव हो उसमें आप वोट देने जाओ। क्योंकि ये जो वोट के जो परसेंटेज होते हैं ना, कि 70% लोगों ने वोट करे, 80% लोगों ने वोट करे। भाई, पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हम क्यों हैं? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स की संख्या है। मतलब अब आप सोचिए, जब हमारा पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 में, जब पूरी दुनिया ने क्या कहा था भारत के लिए कि भारत और लोकतंत्र कभी नहीं। जिस देश में इतने गरीब लोग हो, जिस देश में 85% पॉपुलेशन इलिटरेट हो, अशिक्षित हो, जिनको वोट का मतलब नहीं पता है, वहां पर लोकतंत्र चलेगा। ये यूरोप के देश, अमेरिका, इन सब ने बहुत हंसी उड़ाई थी इंडिया की। जवाहरलाल नेहरू को कहा गया था कि जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहते भारत में लोकतंत्र का फेलियर देख लेंगे, फेल हो जाएंगे। और ये कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं वो लोकतंत्र को लागू करके, लोकतंत्र भारत में कभी सफल ही नहीं हो सकता। पर जिस दिन वोटिंग होने शुरू हुई और 50% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाला, पूरे विश्व की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनके डरते ही नहीं थे। हमारे यहां पे अशिक्षित कही जाने वाली जनता, गरीब कही जाने वाली जनता ने भी 50% वोट डाले हैं बेटो। तो बच्चों सोचो कि ये जो हमारा परसेंटेज है, उसने हमारा लोकतंत्र में सबसे बड़ी भागीदारी हमारी निभाई पूरे विश्व। तो हमें वोट देने तो जाना चाहिए ना, वोट देने तो जाने चाहिए। आप एक साल में एग्जाम एक बार देने जाते हैं, आप जाते हैं ना, तो हम यहाँ तो वोट तो 5 साल में एक बार देने जा रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं जा रहे? हम जो त्योहार आते हैं वो हर साल मनाते हैं ना, तो लोकतंत्र का त्योहार तो 5 साल में एक बार आता है, फिर हम उसे क्यों नहीं मना रहे? क्यों वोट डालने नहीं जा रहे? तो वोट डालने तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वोट डालने जाने से ही आपको पता चलेगा कि कौन से जो दल हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और जो सही है उसको आप वोट डालिए। और जो संविधान ने आपको ताकत दी है, इस ताकत के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, वो जो एक शाही का चिन्ह लगाया जाता है ना, वो चिन्ह यूं ही नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है बेटा वो।
ठीक है, आप सोचो कि पहले के समय में काफ़ी लोगों को ये अधिकार नहीं मिला करते थे और ब्रिटिशर्स का जब दौर था तो भारत की 10% आबादी को ही वोट देने का अधिकार था, जिनका प्रॉपर्टी, टैक्स और शिक्षित थे। आज हमें बिल्कुल यूं ही वोट देने का अधिकार मिल गया, तो इसका बिल्कुल सही प्रकार से प्रयोग करो। तो राजनीतिक अधिकारों में वोट देने का अधिकार, और आज भी काफ़ी लोगों तक तो वोट देने का अधिकार नहीं पहुंच रहा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, गरीबों के पास एक एड्रेस मांगा जाता, वो एड्रेस नहीं होता तो फिर उनको बस नहीं बन पाते वोटर ID कार्ड। तो पर आपके हैं तो आप वोट देने जाइए। वोट देने का अधिकार, दल बनाने का अधिकार कि कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, इसके अलावा चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारे के सारे क्या हैं, राजनीतिक अधिकारों में। सरकार के पक्ष विपक्ष में विचार विमर्श करने का अधिकार, सरकार के पक्ष विपक्ष में बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी, ये सब इसमें आ जाते हैं। सामाजिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाते हैं। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिक के लिए इज्जत के साथ जीवन बसर करना संभव बनाते हैं। अब देखिए, सामाजिक जो अधिकार है वो शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाते हैं, मतलब आसान बनाते हैं। सामाजिक अधिकार जब मिल जाते हैं तो सबके लिए शिक्षा और रोजगार के दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहना चाहते हैं ये नागरिक अधिकार, ये जो अधिकार है नागरिकों की इज्जत के साथ जीवन बसर करना संभव बनाते हैं। मतलब जी सब रहे पर इज्जत के साथ जो जिए वो जीवन है। ठीक है, तो इज्जत के साथ जीने के लिए शिक्षा और रोजगार बड़ा आवश्यक होता है कि हम अच्छी एजुकेशन भी ले और अच्छे एजुकेशन के बाद हमें अच्छा रोजगार भी मिले, हमारा जो आय का साधन है वो अच्छा हो, जिससे हम अच्छा कमाएं और अच्छा जीवन स्तर हमारा बना रहे। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। तो मार्शल ने ये जो सामाजिक वर्ग है, जो सोशल क्लास है, उसको असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया। नागरिकता वर्ग पदानुक्रम के विभाजक परिणामों का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार ये बेहतर, सुबह और समरस समाज रचना को सुसाध्य बनाता है। अब ये क्या कहते हैं, देखो समाज में अलग अलग आधारों पे वर्ग पदानुक्रम हो सकता है, तो वर्ग का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, इस जाति का। परंतु नागरिकता क्या है, नागरिकता एक ऐसा मुद्दा है जो समानता को सुनिश्चित कर सकती है। जैसे याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चरों में एक बात बताई थी कि हमारी बहुत सारी पहचान है बेटा, लेक्चर 2 में ही पढ़ाया था शायद। बहुत सारी पहचान है हमारी, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, जिस एरिया में रहते हैं उस आधार पे बहुत सारी पहचान है। हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों से बटे हुए हैं, पर हम जुड़ते किसके नाम पे, भारतीय के नाम पर, भारत के नाम पर, इंडिया के नाम पर, इंडियंस के नाम पर। ठीक है, तो समानता सुनिश्चित जो करती है वो नागरिकता करती है। और इसलिए प्रकार कहते हैं कि सुबद और समरस समाज रचना को सुसाध्य बनाने का अगर काम कोई करती है तो वो नागरिकता, सिटीजनशिप करती है। अब बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग की। ये है भैया मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर है चैप्टर 3, लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, अब तो एनसीईआरटी ने 23 चॉइस में उनको हटा दिया है उस चैप्टर को। लोकतंत्र और विविधता वाला चैप्टर है, उस वाले चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, ज़्यादा विस्तार से विस्तृत में नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिका में अश्वेत आंदोलन की नेतृत्व करने वाले लोगों में से एक है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक मार्टिन लूथर किंग है, जूनियर है, और एक मार्टिन लूथर और है। उन मार्टिन लूथर के बारे में भी आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा था। और वो मार्टिन लूथर जो थे वो आपने कक्षा 10 में इतिहास में जो एक चैप्टर था प्रिंटिंग वाला, उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो अब मुझे आज ये बताइएगा, वो जो दूसरे मार्टिन लूथर की मैं बात कर रहा हूँ उनको आप जानते हैं या नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, वो आज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो हम अभी बात कर लेते हैं मार्टिन लूथर किंग या मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। 1950 का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का है। ये थोड़ा सा कट गया होगा, उभार का है। देखो मेरी बात पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अब अमेरिका जो पूरा महाद्वीप है ना, अमेरिका महाद्वीप पहले बिल्कुल अलग था, ये बात आप सबको पता है। फिर 1492 के दौर में कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। एक्चुअल में अमेरिका वो इंडिया ढूंढने निकला था, इंडिया के लिए उसको इधर निकलना था, वो इधर मुड़ गया और इधर जाकर देखा तो यहाँ तो बहुत बड़ा है। और अमेरिका में क्या काउंट करा जा रहा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप है जिनसे मिलकर के आज वेस्ट इंडीज की टीम बनती है, ये सब मिलाकर के अमेरिका बोला जाता है। तो अब क्या हुआ कि उसने अमेरिका को ढूंढ लिया, और अमेरिका। अब अमेरिका में क्या, खूब खनिज था, खूब संसाधन थे।
तो यूरोप वालों का तो काम ही ये था कि संसाधनों को लूट लेना, खनिजों को लूट लेना। अब धीरे धीरे वहाँ पे क्या करना शुरू करा, इन लोगों ने अपना राज स्थापित करना शुरू करा। यूरोप के देशों ने, पुर्तगाल ने, स्पेन ने, इन सब अपना अपना राज बिठाना शुरू कर दिया। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि वहाँ पर जो है काम करवाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती थी, वहाँ पर सड़कें बनाने के लिए, वहाँ पे खनिजों को खुदवाने के लिए, क्योंकि अब काम इन अंग्रेजों से तो होता नहीं है, यूरोपियन से तो काम धंधा होता नहीं है, ठीक है। ये तो बस चाहते हैं कि ऐशो आराम वाली जिंदगी हो, ठीक है। वहाँ उद्योग लगवाने हैं, वहाँ पे सड़कें बनवानी है, वहाँ पे खनिज को निकलवाना है, वहाँ पे ये काम करना, खूब काम करवाने हैं। अब काम करवाने के लिए क्या हुआ कि 17वीं से 18वीं शताब्दी में अफ्रीका महाद्वीप से कुछ लोगों को कहाँ लेकर के चले गए, इस वाले अमेरिका में लेकर के चले गए, अमेरिका में लेकर के चले गए। ये यूरोपियंस अपने गुलाम, अपने दास बना कर करके अफ्रीका से कहां लेकर के चले गए, अमेरिका लेकर के चले गए, क्योंकि अफ्रीका में भी उन्हीं का राज था, यूरोपियंस का राज था, एशिया में भी था, ठीक है। आप जैसे कक्षा 10 में गिरमिटिया मजदूरों के बारे में पढ़ करके आए होंगे, तो गिरमिटिया मजदूर क्या थे, भारत से इन वाले इलाकों में जो है समझौते के तौर पर लाए गए मजदूर थे। तो ऐसा ही अफ्रीका से भी लोगों को लाया गया। अब क्या हुआ कि जब लाया गया उस समय तो चलो कोई यूरोपियंस का राज था, फिर बाद में अमेरिका आज़ाद भी हो गए और भी हो गए, परंतु ये जो अश्वेत लोग हैं जो कि मूल कहाँ से हैं, अफ्रीका से, अफ्रीका के जो लोग रहे उनके वंशज है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में चलते आ रहे हैं, इन लोगों के साथ भेदभाव जारी रहा। इनके रंग के आधार पर इनको ऐसा ट्रीट करा जाता था कि साहब आप तो गुलामी हो, आज भी गुलामी हो, गुलामी के तौर पर ही ट्रीट करा जाता था। तो गुलामी के तौर पे जब ट्रीट करा जाता था तो ये बात सही नहीं थी। फिर इन्होंने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया, हमारे पूर्वजों ने आपकी सेवा कर ली, गुलामी कर ली, ठीक है, और इसमें गलती हमारी भी नहीं, हम भी आपके देश में नहीं आना चाहते थे, ये तो यूरोपियंस पटक के चले गए, नहीं तो हमारी भी इच्छा नहीं थी, हम तो खुद हमारे अफ्रीका में रहना चाहते थे। पर अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ का कल्चर हमने अडोप्ट कर लिया, सब कुछ यहाँ पर रहने लगे, तो अब हमें यहाँ के ही अधिकार मिले। तो उसी दौर में 1965 के आसपास के जो आंदोलन चलते हैं, 1960, 1956 के और 50 के दशक के बाद के जो आंदोलन चलते हैं, उसमें मार्टिन लूथर का नाम लिया जाता है। और मार्टिन लूथर को भी गोली मार करके ही हत्या कर दी गई थी, जो कि एक बड़ी दुखद घटना रही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक जो दक्षिणी राज्य हैं, उनमें काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं का मतलब है विषमता, मतलब डिफरेंसेस जो थे, उनके खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन उभरा 1950 के दशक में। इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित है। ऐसे कानूनों के जरिए पोषित होती थी जिनसे काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकार से वंचित किया जाता है। देखिए, पृथक्करण या सेपरेशन की जो नीति है वो चलाई जाती थी, सेपरेशन की नीति चलाई जाती थी। अब आप लोगों ने पहले की क्लासों में दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं कि जो काले गोरे का भेद है ये खत्म होना चाहिए, और वहां पर भी पृथक्करण की नीति अपनाई गई थी। पृथक्करण का क्या था कि गोरों के जो हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छे हैं, कालों के लिए बिल्कुल ही रद्द हॉस्पिटल दिए, इनके लिए जो स्कूल्स हैं वो टॉप क्लास के, इनके लिए स्कूल बिल्कुल बेकार, इनकी बसेस बिल्कुल टॉप क्लास, इनके बसेस बिल्कुल बेकार, उनके एरियाज बिल्कुल टॉप क्लास सुख सुविधाएं वाले, इनके बिल्कुल बेकार। पृथक कर दिया। पृथक का मतलब क्या होता है, सेपरेट कर देना बेटा, बिल्कुल अलग कर दिया, हर चीज इनकी अलग कर दी, इससे डिफरेंस जो है वो बिल्कुल साफ क्लियर आ जाए कि हाँ साहब ये अलग है और ये अलग है। तो पृथक्करण के जो कानून है उनके नाम से ये विषमता जानी जाती है, और ऐसे कानून बनाए गए जिनसे ज्यादा से ज्यादा नागरिक और जो राजनीतिक अधिकार है उनसे वंचित रखा जाए। किनको, जो अश्वेत रंग के लोग हैं, जो काले रंग के जो लोग हैं उनको। अब अमेरिका में जब पहले प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने बराक ओबामा, ठीक है, तो बड़ी उपलब्धि थी अमेरिका के लिए कि साहब हमने पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनाया, पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनाया। देखिए, विश्व में कहीं पर भी चले जाइए, ऐसी बात नहीं कि विभाजन कहीं पर नहीं है, विभाजन हर जगह। भारत में अगर जाति के आधार पर है, कहीं पर रंग के आधार पर है, कहीं पर महिला पुरुष में बड़ा विभाजन है, कहीं पर और किसी आधार पर, भाषा के आधार पर विभाजन आपको सारी जगह ही देखने को मिलेंगे। और वो विभाजन जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं आज राजनीति के भी आधार है। जब जो बाइडेन के चुनाव से पहले, जो बाइडेन के जब चुनाव हुए थे, तो उससे पहले क्या हुआ था, एक शायद पुलिस इंस्पेक्टर ही था जिसका रंग श्वेत था, और उसने अश्वेत मतलब काले रंग के व्यक्ति को गला घोट करके मार दिया था। शायद ये घटना आपने सुनी भी होगी। तो उसके बाद क्या है, एक बड़ी राजनीति देखने को मिली। जब चुनाव हुए तो उसमें ये बड़े, जैसे अपने नहीं होता भारत में, हम इस जाति का भला करेंगे, ये जो पार्टी है ये इस जाति के विरोध में है, इनको ऊपर उठता हुआ देखना नहीं चाहती, ये आगे बढ़ने देना नहीं चाहती, उन महापुरुषों ने ये काम करा था, ये पार्टी उन महापुरुषों के खिलाफ है, ऐसे नारे लगते हैं। अब वहां पर भी यही हुआ, वहां पर भी यही बात बोली, अगर हमारी सरकार आई
तो हम अश्वेतों के लिए बिल्कुल पूर्ण अधिकार करेंगे। हमारी सरकार आई तो अब्राहम लिंकन के बाद अगर सबसे ज्यादा अश्वेतों के लिए काम करने की सरकार बनेगी तो हमारी बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो नारे वो लगे। उन कानूनों ने विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे। इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के स्कूल भी अलग अलग थे। अब देखिए, उन कानूनों के विभिन्न में नागरिक सुविधाएं जो थी वो अलग अलग थी। रेल अलग, बस अलग, रंगशाला अलग, आवास अलग, जो घर होते हैं वो, होटल अलग, रेस्टोरेंट अलग, और यहाँ तक उनके अलग अलग स्थान तय होते थे। और यहाँ तक कि जो गोरे और काले बच्चे होते थे उनकी स्कूलें भी जो है वो अलग अलग हुआ करती थी। इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे। उन्होंने इनके खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क दिए हैं। तो उन्होंने ऐसे अकाट्य तर्क, देखो अब शब्द को समझो, अकाट्य, काट्य मतलब काट देना, और अकाट्य जिनको काट नहीं सकते, जिनको तर्कों को खत्म नहीं कर सकते, ऐसे। तो ऐसे ऐसे तर्क दिए कि साहब ये जो आप कर रहे हो भेदभाव ये सही नहीं है। पहला, आत्मगौरव व आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। तो पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि आत्मगौरव और आत्मसम्मान मतलब सेल्फ जो रेस्पेक्ट की बात आती है ना, उस मामले में हर जाति, हर वर्ग, हर वर्ण का जो मनुष्य है वो बराबर है। क्या काला गोरा, क्या ऊंच नीच, क्या छोटा बड़ा, इसमें क्या लगे हो भाई, सब बराबर है, सब मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हम सब बराबर है, उन सभी का आत्मसम्मान होता है। ये मार्टिन लूथर तस्वीर जिसमें खूब भारी जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, किंग ने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि ये उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार होते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं, ये जो पृथक्करण कर रखा है ये सामाजिक कोड की तरह है, मतलब एक सामाजिक बुराई आप इसको मान लीजिए। क्यों? इसने उन लोगों के चेहरों पर, उन लोगों पर बड़ा जख्म दिया है जिन्होंने ये पृथक्करण को, इनके शिकार है या उनको भुगत रहे हैं। किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है। वे इसे उदाहरणों से स्पष्ट करते थे, और वो यहां भी कह रहे हैं कि गोरे समुदाय जो है, देखो ऐसा मत सोचो कि पृथक्करण की जो नीति है ये सिर्फ अश्वेतों के लिए ही खराब है। किंग मार्टिन लूथर जूनियर कह रहे हैं कि ये जो गोरे समुदाय है उनकी जीवन की गुणवत्ता को भी खत्म करती है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी खराब करती है। उदाहरणों से वहां के लोगों को समझाते हैं। गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश की इजाजत देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया। इसी तरह कुछ बेसबॉल टीमें टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अब गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार, ठीक है, अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों को, जो बगीचे होते हैं उनको बंद ही कर दिया। बोला काले लोगों को एंट्री, बोले नहीं देंगे, उद्यान ही बंद कर दिया। बेसबॉल की टीम ही तोड़ दी, बोले बेसबॉल खिलाना ही नहीं है। बोला काले लोगों को खिलाओगे, हमारे साथ खिलाओगे, खत्म करो, हम खेलना ही नहीं ऐसा। तीसरा, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते हैं। इन कारणों से किंग ने बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, कृत्रिम रेखा तो एक आर्टिफिशियल रेखा है, वो परमानेंट नहीं है, खींच दी गई है इस पृथक्करण के द्वारा। और इससे क्या होता है, जो देश के हित होते हैं उनमें एक साथ आने से रोका जाता है। ठीक है, ये जो आपने रोक दिया कि हम ऐसे हैं वो ऐसे हैं, उससे क्या है, हमारा जो देश का हित है उसको नुकसान होता है। इसलिए किंग कहते हैं कि ऐसे कानूनों को हमें खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने पृथक्करण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया। तो उन्होंने पृथक्करण जो कानून है उनके खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध का आह्वान करा है कि बोला है कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना करे और जो भी आंदोलन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाते हुए कोई भी आंदोलन होना चाहिए। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। वो कहते हैं कि जो हमारा रचनात्मक प्रतिरोध है, जो एक क्रिएटिव तरीके से एक हटकर करके हम जो विरोध कर रहे हैं शांति से, अहिंसक होकर करके, इसको कभी भी शारीरिक हिंसा में डालकर करके हमें खुद का पतन नहीं करना है, खुद को बर्बाद नहीं करना है। इसलिए अहिंसा के रास्ते पे चलो, आप शांतिपूर्ण तरीके से मांग करो, मांग जो है वो बिल्कुल सही है और उन मांगों को सरकारों को मानना पड़ेगा, पर शांतिपूर्ण तरीके से करो। महात्मा गांधी की ही जो बातें हैं वो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर दोहरा रहे हैं। इसी के साथ जो आज का अपना लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब 20 चैप्टर में 2-3 लेक्चर्स और आएंगे। टॉपिक्स हैं अभी तो अधिकार, नागरिकता है, फिर वैश्विक नागरिकता है, इन सब टॉपिक्स पर भी हम और भी चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न इन आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।